नमस्कार, मैं विनोद सेन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं 12वीं हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्याकरण। तो आज व्याकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं भाषा और लिपि वो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण शब्द के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए व्याकरण जो शब्द है वो वी धन आकरण के योग से बना है, जिसमें वी का अर्थ है विशेष रूप से, विशेष रूप से, और आकरण का अर्थ है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, कहना, बताना आदि। तो इस प्रकार से जो व्याकरण शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, यदि हम इसकी बात करें तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होगा विश्लेषण करना। ठीक है, व्याकरण जो शब्द है ये वी धन आकरण के योग से बना है, जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, आकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। अतः व्याकरण शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इस शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा विश्लेषण करना। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं। आपके पिछली बोर्ड की क्लास में, पिछले पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था यहीं से उठकर, व्याकरण क्या है, और वहां पर व्याकरण क्या के आंसर में हमें इस व्याकरण की परिभाषा देनी थी कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वही बात मैं यहां पर करूंगा कि व्याकरण की क्या परिभाषा हो सकती है। देखिए व्याकरण की परिभाषा, अब देखिए व्याकरण अपने आप में एक अलग से सब्जेक्ट, एक अलग से शास्त्र है। जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ठीक उसी प्रकार से व्याकरण भी अपने आप में एक शास्त्र है, एक विषय है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए वह शास्त्र, शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो वह शास्त्र जो किसी भाषा को, वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। दोबारा सुने कि व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, वह शास्त्र जो किसी भाषा को, क्योंकि आपको पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि व्याकरण का संबंध किससे है, भाषा से। भाषाओं का ही अपना व्याकरण होता है, जो भाषाएं नहीं हैं उनका कोई व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इस संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनका सबका अपना व्याकरण है। इसीलिए ये परिभाषा बनकर हमारे सामने आई है कि वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा है, वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, शुद्ध रूप से
लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा हुई, बिल्कुल सीधी सामान्य सी परिभाषा है। यह परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से पिछली बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछा जा सके, इसलिए आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि व्याकरण किसे कहते हैं। यह परिभाषा इसलिए पूछ ली जाती है क्योंकि हम छोटी क्लास से ही व्याकरण है उसको पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। लगभग यूं कहें कि हम 5वीं क्लास से ही व्याकरण है उसका अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। स्कूलों में, क्लासेस में, सभी में व्याकरण प्रारंभ कर दी जाती है। इसलिए व्याकरण क्या है हम काफी वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो इसका एक बेसिक जानकारी पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या बालक इतने दिनों से, इतने वर्षों से जो व्याकरण पढ़ता आ रहा है, तो क्या उसे व्याकरण की परिभाषा आती भी है या नहीं आती है। तो इसलिए कई बार घुमाकर पूछ लिया जाता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, या व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कैसे भी आपसे व्याकरण के संबंध में पूछ लिया जाए तो आपको व्याकरण की ये सामान्य सी परिभाषा याद रखनी है और इसी परिभाषा को आपको उत्तर के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा है। वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से, क्योंकि व्याकरण में सबसे प्रमुख जो बात है वह है शुद्धिकरण। ठीक है, यदि कहीं कोई अशुद्धि की बात आती है तो वहां व्याकरण ही नहीं है। तो व्याकरण हमको किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो जो शास्त्र हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। यह हुई सामान्य सी परिभाषा। अब बात आती है व्याकरण के अंग, कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, क्या उनके नाम हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, अब देखिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से होते हैं कि व्याकरण के 4 अंग। अभी आपने पूछ दिया साहब, आपने कह दिया कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं, बताइए व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से होते हैं, क्या उनके नाम हैं। तो देखिए व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ठीक है, तो ये व्याकरण के 4 अंग हैं। अब इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपके बनता है परीक्षा में। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए, तो आपको उसके उत्तर में ये 4 अंग हैं, इनका आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनका नाम और इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, यही इनका क्रम है। सबसे पहले आएगा वर्ण विचार, फिर उसके बाद आएगा शब्द विचार, फिर उसके बाद आएगा पद विचार और नंबर 4 पे आएगा वाक्य विचार। इसी प्रकार से व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अब हम इनका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, इनकी परिभाषा आदि के संदर्भ में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण एक शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं या 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। अब व्याकरण के जो 4 अंग हैं इनके बारे में हम थोड़ी सामान्य जानकारी अभी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ण की। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ण की, ठीक है। अब वर्ण के अंतर्गत सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, यही पहला क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण किसे कहते हैं का मतलब वर्ण की क्या परिभाषा है, ठीक है। तो देखिए, वर्ण की बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए, लिखकर हम थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। भाषा की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाषा, तो भाषा के अंतर्गत वर्ण और वर्ण की क्या परिभाषा है? भाषा की वह छोटी से छोटी या सबसे छोटी, एक ही बात है, कुछ भी लिख दें हम। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? सामान्य परिभाषा है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अब देखिए, उदाहरणों की हम बात करें। अब देखिए, यहां पर बात आ रही है वर्ण और सबसे छोटी इकाई, इन दो बातों पर हमको ध्यान देना है। एक तो देना है वर्ण और दूसरी है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो देखिए, वर्ण और सबसे छोटी इकाई दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, सामान्य रूप से यदि मैं लिखूं के, यह सामान्य रूप से मैं बात कर रहा हूं, सामान्य रूप से हम इसे क्या कहते हैं? वर्ण। लेकिन यह भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि परिभाषा हमारी यह कहती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वह होगी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब यहां पर बात आ रही है कि अब आप कहेंगे कि साहब, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों नहीं हो सकती? तो यह इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़े कैसे होंगे? देखिए, यदि के में हमने लगा दिया हलंत, तो हलंत लगाते ही इसमें शामिल ए स्वर वह इससे निकलकर दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक ध्वनि में ए स्वर शामिल होता है। हम कोई भी उच्चारण करके देखें, देखिए, जैसे के तो बाद में ए का उच्चारण हो रहा है, ए स्वर का उच्चारण हो रहा है। मैं ए का उच्चारण हो रहा है, ले ए का उच्चारण हो रहा है, रे ए का उच्चारण हो रहा है। कोई भी ध्वनि जिसका हम उच्चारण करें तो उसके अंत में ए स्वर है, उसका उच्चारण होगा। तो प्रत्येक ध्वनि में या प्रत्येक जो वर्ण है उसमें ए स्वर शामिल होता है। जब तक इसमें ए स्वर शामिल है तब तक यह भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती। हम इसको सामान्य रूप से वर्ण कह सकते हैं, ठीक है।
यदि हमको भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करनी है तो किसी भी वर्ण के नीचे हमको हलंत लगा देना है। हलंत लगाने के पश्चात वह भाषा की सबसे छोटी इकाई बन जाती है, क्योंकि इसमें जो शामिल ए स्वर होता है वह हलंत लगाते ही उस वर्ण में से या उस ध्वनि में से अलग हो जाता है और वह भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो इसके उदाहरणों की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले लेंगे हम स्वरों को। मूल स्वर जो है ए, ई, उ, री। इसके अलावा कोई भी ध्वनि, कोई भी वर्ण के, चे, टे, पे, पे, अब सबके नीचे हमें क्या लगा देना है? हलंत। इनके नीचे हलंत लगाते ही इनमें शामिल जो ए ध्वनि है या ए स्वर है वह इसमें से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, और दूर होने के बाद यह भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए बात आ रही है हमारे वर्ण की। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वैसे सामान्य रूप से हम इसको भी वर्ण कहते हैं, 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 लेकिन यह भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता। अब इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते किसी भी सूरत में, तो इसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहेंगे और वर्ण की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसको वर्ण भी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये, और सामान्य रूप से वर्ण की बात करें तो ये, क्योंकि हम सामान्य रूप से पढ़ाते समय हम ध्वनि कहें, अक्षर कहें या हम वर्ण कहें, सभी को सामान्य रूप से वर्ण ही कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला नंबर 2। देखिए नंबर 2 पर क्या है? शब्द विचार, यानी कुल मिलाकर शब्द। शब्द किसे कहते हैं पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर उन्हें परिभाषित कीजिए। तो आपको इनकी चारों की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सामान्य सीधी सी परिभाषा है। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों का जब मेल होता है, उनको जब मिला देते हैं तो वे शब्द के रूप में अस्तित्व में आते हैं। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा है या व्याकरणिक परिभाषा है, वह क्या हो जाएगी? वर्णों का सार्थक समूह या वर्णों का अर्थवान समूह, कुल मिलाकर वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? देखिए, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है अर्थवान, समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में सामान्य सी परिभाषा है। शब्द किसे कहते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है ना, समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक का अर्थ होता है अर्थवान, यानी वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ प्रकट हो, अभिव्यक्त हो, या उसका एक निश्चित अर्थ निकले, वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। देखिए एक उदाहरण, जैसे के धन में धन ले। अब ये सभी वर्ण है, मैंने आपसे कहा था सामान्य रूप से हम इनको भी वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो के धन में धन ले बराबर कमल। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह हुआ या नहीं हुआ? यानी ये सभी वर्ण है अपने आप में, और इनको जो हमने मिला दिया तो
तो ये क्या बन गया, इनका समूह, और समूह कैसा है, सार्थक या अर्थवान है। ठीक है ना, यानी कमल, कमल के फूल को हम कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, यानी इसका इन वर्णों का एक सार्थक समूह। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। बादल, ठीक है, अभी अलग अलग वर्ण है अपने आप में, इनका हमने एक समूह बना दिया, सबको जोड़ दिया एक साथ, इनको ला करके और एक समूह के रूप में इनको परिवर्तित कर दिया, और यहां पर इसका एक निश्चित अर्थ भी है। यदि इसका एक निश्चित अर्थ नहीं होता तो हम उसे शब्द नहीं कहते, लेकिन यहां पर ये अर्थवान है, सार्थक है, इसका एक निश्चित अर्थ है बादल। बादल कोई नाम हो सकता है, जैसे हमारे रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान के घोड़े का नाम बादल था, या फिर आसमान में छाने वाले बादल, किसी युवक या व्यक्ति या किसी का नाम भी हो सकता है बादल। ठीक है, तो एक निश्चित अर्थ जिसका निकले, यानी वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो व्याकरण के जो 4 अंग हैं उनमें से 2 अंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हमारा वर्ण कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा शब्द कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम पद। पद किसे कहते हैं, ये थोड़ा आपके समझने की बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पद, अब देखिए यहां पर 2 चीज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक है शब्द और दूसरा है पद। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है? अभी आप कह देंगे नहीं साहब, इनमें तो लगभग सेम ही, एक जैसे ही है, पद में और शब्द में क्या फर्क हो सकता है? तो देखिए क्या फर्क हो सकता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए शब्द और पद में क्या फर्क है। जैसे सपोज करो, मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं राम, और यहां पर अब पूछा जाए कि राम क्या है, यहां पर इन दोनों में से राम शब्द है या पद है? तो देखिए बिल्कुल सीधी सी सामान्य सी बात, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई शब्द, क्योंकि ये शब्द ही है, मानव का सार्थक समूह है, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए, ठीक है, ये सिंगल ही है, अकेला ही है, स्वतंत्र है, इसके आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब कोई शब्द या यह कहें वर्णों का एक ऐसा समूह, सार्थक समूह, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए, तब तो वह क्या कहलाएगा, शब्द। हम इसको क्या कहेंगे, शब्द। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, स्वतंत्र है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ये अकेला है, सिंगल है, तब तो ये क्या है, शब्द। अब आप कहेंगे साहब अब ये पद कैसे हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, सामान्य सी बात, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, परिभाषा बिल्कुल सीधी सी है, समझने का प्रयास करें आप। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द को लेकर जब एक वाक्य की रचना की जाती है या उस शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो उस जगह पर वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वह शब्द नहीं रहकर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे अब यहां पर ये राम लिखा हुआ है, तब तो ये क्या है, शब्द। और यदि इसको लेकर मैं एक वाक्य की रचना कर दूं, जैसे मैं लिखूं यहां पर कि राम खाना खा रहा है, ये लो, अब इस जगह पर राम क्या है, अब यहां पर राम शब्द नहीं होकर क्या है, पद। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सीधा सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए, तब तो वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और यदि उस शब्द को लेकर
एक वाक्य की रचना कर दी जाती है या उस शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां पर उस वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वह शब्द शब्द नहीं कहलाकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी सीधी सी परिभाषा सामान्य सी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब आपके क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर अभी आपको बताया कि राम खाना खा रहा है, तो यहां पर जो राम है वह क्या है? पद है। खाना क्या है? पद है। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट वाक्य विचार, व्याकरण का चौथा अंग, वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सीधी सी परिभाषा है, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है या प्रकट करता है, वे वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्याकरण, ये आज यहीं फिनिश होता है, क्योंकि व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंगों के बारे में आपको स्पष्ट कर दिया गया है। व्याकरण के 4 अंगों के बारे में आपको बता दिया गया है, चारों की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, तो इस हमारे आज के टॉपिक में से कुछ प्रश्न है जो मैं आपको अभी बोलकर बता देता हूं कि आपको इन प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी जानकारी करनी है, इनको हल करना है, इन्हें याद करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं? पहला आपका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? ठीक है, उनके नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण के प्रमुख अंगों को परिभाषित कीजिए, यानी उनकी परिभाषा लिखिए। तो इसी तरह से आपको जो व्याकरण है, इस व्याकरण के संबंध में जहां तक है पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप विद्यालय के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।